चलिए चलिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ भी कहिए, ठीक है, क्योंकि अभी रात का समय हो रहा है। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इससे पिछले क्लास में क्या पढ़ चुके हैं? इससे पिछले क्लास में हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या पढ़ चुके हैं लोग? तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है उत्सर्जन तंत्र, जो कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर लिख दिया जा चुका है, ठीक है। सबसे पहले समझिए उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र जो होता है, क्या होता है उत्सर्जन तंत्र का मतलब? उत्सर्जन तंत्र यानी कि वैसी सिस्टम, यानी कि वैसा सिस्टम जिससे हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। अब अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ एक नाम आ रहा होगा। अपशिष्ट पदार्थ होता क्या? अपशिष्ट, जो अपशिष्ट पदार्थ है ये होता क्या? अपशिष्ट पदार्थ ये होता क्या? अपशिष्ट पदार्थ का मतलब समझो कि कचरा, यानी कि वैसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत नहीं होती है, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, समझ आया? वैसे पदार्थ जैसे कि हमारे, जैसे मल के मूल जरूरत है नहीं ना है, भोजन करते हैं तो क्या हो जाता है? मल के रूप में हो जाता है, तो अपशिष्ट पदार्थ हुआ, उसको बाहर निकालना। जो देखो मल क्या होता है? मल हो गया अपशिष्ट पदार्थ, यानी मल कचरा हुआ, उसी को क्या बोलते हैं? मल को क्या बोलेंगे? अपशिष्ट पदार्थ। और जो निकलता है उस क्रिया का बोलते हैं, उसी क्रिया को बोलते हैं उत्सर्जन क्रिया। और जिस अंग द्वारा निकलता है उसको बोलते हैं उत्सर्जन अंग। और अब बताओ, मूत्र हमारे शरीर के लिए जरूरत है नहीं ना है? मूत्र क्या होता है? शरीर की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो मूत्र कचरा हुआ कि नहीं? और तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? अपशिष्ट पदार्थ बोलेंगे। मूत्र को अपशिष्ट पदार्थ बोलेंगे ना, तो यानी मूत्र भी अपशिष्ट पदार्थ हुआ कि नहीं? वो कि जिस अंग द्वारा निकलता है उस अंग क्या बोलेंगे? उत्सर्जन अंग बोलेंगे। और जिस क्रिया द्वारा निकलता है उस क्रिया क्या बोलेंगे? उत्सर्जन क्रिया बोलेंगे। वही होता है, यानी उत्सर्जन क्रिया क्या है? उत्सर्जन क्रिया वैसी क्रिया जिससे अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है, वैसे उसको क्या बोलेंगे? उत्सर्जन क्रिया बनेंगे। यानी उत्सर्जन क्रिया में हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो मल निकल रहा है, मूत्र निकल रहा है, ठीक है, मल निकल रहा है, मूत्र निकल रहा है, ठीक है, मल मूत्र निकल रहा है, ठीक है, हो गया ना। अब देखो, अब यहाँ परिभाषा क्या है? उत्सर्जन तंत्र का परिभाषा क्या हो गया? उत्सर्जन तंत्र एक वैसी तंत्र, यानी वैसी सिस्टम है जिस क्रिया के द्वारा हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। अपशिष्ट पदार्थ कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जितने भी कचरा है, जैसे मल मूत्र पसीना, जितना भी चीज़ हो गया जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है, उसको जिस अंग द्वारा निकलता है उस अंग को बोलते हैं उत्सर्जन अंग। और जिस क्रिया द्वारा निकलता है उसको उत्सर्जन क्रिया। और पूरी जो उसमें जो अंग भाग लेता है उस पूरी सिस्टम को उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। समझ आए? परिभाषा हो गया। अब चलो प्रमुख अंग, इसमें प्रमुख अंग कितना है? 5 है। उस 5 प्रमुख अंग को लिख दिया गया। फेफड़ा, यकृत, मलाशय, त्वचा और किडनी। समझ आए? सबसे पहले समझो फेफड़ा। फेफड़ा क्या होता है? फेफड़ा वाला श्वसन तंत्र के बारे में भी पढ़ाया जा चुका है। श्वसन तंत्र पूरा डिटेल में बताया था कि हम सांस कैसे लेते हैं, सांस में हमारे शरीर में क्या क्या जाता है, सांस छोड़ते हैं तो क्या क्या निकलता है। जैसे सांस लेते समय हवा में क्या क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे नाइट्रोजन बता चुके तो 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, ठीक है, बता चुके हैं सबको। वो श्वसन तंत्र वाला वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। जो भी नहीं देखे हैं उसको आप जाकर देख ले और श्वसन क्रिया को पूरी अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। सारे पूरे बायोलॉजी के एक एक वीडियो को टॉपिक वाइज डाला जा रहा है, ठीक है। आप सारे वीडियो को देखेंगे तब जाकर अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो श्वसन तंत्र में बता चुके थे कि फेफड़ा क्या करता है? हमारे ऑक्सीजन लेता है और क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 हमारे शरीर की जरूरत है नहीं ना है? यानी CO2 क्या हो गया? अपशिष्ट पदार्थ हुआ कि नहीं? यानी कि अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है ये फेफड़ा। तो ये अपशिष्ट पदार्थ जब बाहर निकल रहा है फेफड़ा, तो इसको उत्सर्जित अंग कहेंगे कि नहीं? यानी उत्सर्जन वाला अंग कहेंगे कि नहीं? यानी कि उत्सर्जन अंग क्या कर रहा था? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकल रहा है। यानी कि CO2 कौन निकल रहा है? फेफड़ा निकल रहा है। CO2 क्या निकलता है उत्सर्जन के रूप में? यानी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फेफड़ा निकलता है। अब आइए यकृत को थोड़ा देर में समझिएगा। पहले समझिए मलाशय। मलाशय के बारे में पाचन क्रिया बता चुके थे कि पाचन क्रिया में भोजन जो होता है, भोजन जो सबसे लास्ट में जाकर कहाँ पचता है? भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में जाकर भोजन पच जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है? पानी के पाचन होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। यानी कि बड़ी आंत में क्या होगा? भोजन जो मल के रूप में रहता है, मल के रूप के कहने का मतलब हो गया एक कचरा के रूप में होता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ के रूप में रहता है। समझे कि नहीं? अब समझ आ रहा है कि अपशिष्ट पदार्थ किस को? बार बार अपशिष्ट पदार्थ कह रहे होंगे तो बार बार दिमाग में आ रहा है कि अपशिष्ट पदार्थ क्या है। तो सीधे समझो अपशिष्ट पदार्थ यानी कचरा के रूप में जो हमारे शरीर के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को कितना बार बोल चुके। अब कोई पूछेगा कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है तो पिटाएगा, समझे? यानी कि मल जो होता है क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है कि नहीं? तो अपशिष्ट पदार्थ है तो मल निकलता है कि नहीं? तो मल कहाँ से निकलता है? मलाशय में जाकर, यानी मल जो है मलाशय में जाकर जमा रहता है। इन सारे बातों को पाचन क्रिया में भी पढ़ाया चुका और ये पाचन क्रिया का वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाकर खोजकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी मलाशय में क्या रहता है? मल रहता है ना। तो मल त्यागना,
त्यागना यानी मल त्यागना, त्यागने की क्रिया अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना हुआ कि नहीं, यानी कि ये भी अपशिष्ट पदार्थ में भाग ले रहा है कि नहीं। फेफड़ा हो गया, मलाशय हो गया। अब यानी त्वचा, त्वचा हमारे शरीर में जो त्वचा जो हमारे शरीर में गर्मी, जब हमारे शरीर में जो गर्मी उष्मा उत्पन्न होती है ना, तो उष्मा को बाहर कैसे निकलता है, पसीना के रूप में बाहर निकलता है कि नहीं, पसीना के बाहर में निकलता है। यानी कि पसीना क्या करता है, हमारे शरीर में एक्स्ट्रा जो उष्मा हो जाता है, जो हमारी उष्मा की जरूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी लगने, जैसे अभी कैसे पसीना आ रहा है, गर्मी हो रहा है, तो पसीना के रूप में क्या होता है कि हमारे शरीर की उष्मा को बाहर निकलता है। यानी कि पसीना एक तरह से क्या हुआ, अपशिष्ट पदार्थ हुआ कि नहीं। पसीना कोई काम है हमारे शरीर का, नहीं ना है, अपशिष्ट पदार्थ हुआ। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल रहा है हमारा त्वचा। त्वचा क्या कर रहा है, पसीना को निकल रहा है अपशिष्ट पदार्थों को, यानी कि ये भी हो गया उत्सर्जन अंग। अब क्या छोड़ते हैं, यकृत यानी कि लीवर। लीवर तो क्या करता है, लीवर को बता चुके हैं कि लीवर में से पित्त रस निकलता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है, वो तो जरूरत वाला चीज़ हुआ। अब इसमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या है, अपशिष्ट पदार्थ में किस तरह भाग लेता है। देखो हमारा जो मूत्र होता है ना, पहले समझो कि मूत्र है, जो हम पेशाब करते हैं मूत्र में, तो मूत्र में समझो कि मूत्र में जो पेशाब करते हैं उसमें निकलता है, तो जल रहता है, जल रहता है कि नहीं, जल। उसके बाद एक जो भाग रहता है, कौन कौन सा तत्व होता है, जल और यूरिया रहता है। जल लगभग 90 से 95% रहता है, 90 से 95%। ये रहता है 5 से 10% है ना, 5 से 10% क्या रहता है, यूरिया रहता है। यूरिया जो होता है, यूरिया समझो कि जल और यूरिया समझो कि इतना डेंजरस होता है, इतना हानिकारक होता है, इतना हानिकारक तत्व जो यूरिया है कि देखते हो कभी कभी सार्वजनिक स्थान है, जहाँ जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, जहाँ भी पेशाब घर रहता है, पेशाब करने के लिए आदमी जगह वहाँ पेशाब वगैरह करता है लोग, तो देखना वहाँ पेशाब करता है लोग ना, पेशाब करते करते वो जगह खदर गया रहता है, टूट, इतना ज़्यादा पेशाब करता है लोग, उस जगह वो खदर का टूट भी जाता है दीवार। क्यों टूट जाता है, जल गिराने से थोड़ा टूट रहा है, नहीं ना, उसमें क्या रहता है, मूत्र में यूरिया रहता है। यूरिया जो होता है, यूरिया जो एसिड होता है, एसिड बार बार यूरिया गिरते गिरते उस जगह पर, वो जगह खदर के टूट के गिर भी जाता है, खत्म हो जाता है, कई महीनों के बाद टूट के खत्म हो जाता है। या पेड़ पौधा पर अगर लगातार आप पेशाब कर रहे हैं तो देखना कुछ दिन बाद वो पेड़ जो है कई महीनों के बाद वो सूख भी जाएगा। समझ आएगा क्यों सूख रहा है, क्यों ये हानिकारक हो, वहाँ हानि पहुँच रहा है उस जगह को, क्यों, क्योंकि मूत्र में यूरिया होती है। समझ आएगी, यूरिया क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। लेकिन यूरिया से भी हानिकारक होता है एक, उसका नाम है अमोनिया। अमोनिया ये पता होना चाहिए, बता रहे समझो कि जो हमारे शरीर में जो है ना अमोनिया, हमारे शरीर में यूरिया नहीं बनता है, क्या बनता है, अमोनिया बनता है। हमारे शरीर में यूरिया नहीं बनता, अमोनिया बनता है। आप समझो कि अभी तो यूरिया की कहानी सुना रहे थे कि बहुत डेंजर होता है, बहुत हानिकारक होता है। जहाँ हम पेशाब करते हैं यूरिया जो निकलता है तो उस दीवार को खतरा के गिरा देता है कुछ महीने बाद। लेकिन यूरिया से बहुत ज़्यादा हानिकारक, कई गुना हानिकारक होता है अमोनिया, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। आप समझो कि हमारे शरीर में यूरिया बनता नहीं है, बनता क्या है, अमोनिया। अगर अमोनिया अगर डायरेक्ट निकले हमारे शरीर में, यानी कि मूत्र के रूप में जल और अमोनिया निकलता है, तो जिस जगह पर हम पेशाब कर रहे हैं, जो जगह हमारे 5 से 6 महीने में खदर के ख़राब हो जा रहा है, जो रेलवे स्टेशन वगैरह में देखते होगे, बस स्टैंड पर जहाँ पेशाब घर होता है, वो कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इस यूरिया से भी डेंजरस होता है, क्या होता है, अमोनिया। तो हमारे शरीर में बनता क्या है, अपशिष्ट पदार्थ, अमोनिया बनता है। ये हानिकारक पदार्थ, ये बहुत हानिकारक होता है। इस अमोनिया को यूरिया में बदलता है, कौन बदलता है, ये लीवर हमारा, यकृत क्या करता है, अमोनिया को क्या बदलता है, अमोनिया को यूरिया में बदल रहा है, यूरिया में बदल दे रहा है, अमोनिया को यूरिया में बदल रहा है, अमोनिया को यूरिया में बदल दे रहा है। अगर ये नहीं बदलता तो समझ आ रहा है कितना डेंजरस होता है पेशाब। पेशाब इतना डेंजरस होता है कि एक बार किसी पेड़ पौधा, छोटा पेड़ पौधा पर पेशाब कर देता तो पेड़ पौधा खत्म हो जाता है। समझ आ रहा है, यानी कि अमोनिया बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, उसको यूरिया में बदलता है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा हानिकारक पदार्थ अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में लीवर क्या करता है, बदल देता है, जो हमारे मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। समझ आए कि नहीं, समझ आए। यकृत क्या काम है, यकृत का बहुत बड़ा काम है अमोनिया को यूरिया में बदलना। नहीं बदलेगा तो मूत्र इतना ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा जिसका कोई लिमिट नहीं है। समझा। अब क्या समझे, त्वचा में लो समझ गए लो, ये मलाशय समझ गए लो, यकृत समझ गए लो, फेफड़ा समझ लो। अब क्या समझना है, वृक्क। ये चारे जितने भी हैं, इन सारी चीज़ों को पहले भी वीडियो में किसी टॉपिक में पढ़ाते समय इन सब के बारे में चर्चा में आया हुआ था। इसके बारे में थोड़ा आपको पता है, जैसे फेफड़ा, यकृत, मलाशय, त्वचा, सब के बारे में थोड़ा कुछ न कुछ पता होगा। लेकिन ये किडनी के बारे में इससे पहले नहीं बताया गया था। इस किडनी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। किडनी हमारे शरीर में, सबसे पहले किडनी जो होता है हमारे शरीर में, एक होता है कि दो होता है, किडनी को होता है, 2 किडनी होता है। कितना होता है, 2 किडनी। अब किडनी
कि सबसे पहले समझो कि भार जो वेट होता है कितना कितना होता है, 140 ग्राम का होता है। कितना होता है? 140 ग्राम का होता है किडनी, है ना। किडनी 2 होता है, एक किडनी का भार होता है 140 ग्राम, ठीक है। अब इसका आकार कैसे होता है? सेम के बीज के आकार का होता है, सेम के बीज के समान। अब सेम के बीज के समान क्यों बता रहे हैं? सेम के बीज की तरह, ठीक है। सेम के बिया देखो ऐसे रहता है, सेम के बिया इसी तरह रहता है, सेम के बिया इसी तरह रहता है 2 या ये नहीं कि सेम के बिया इतना छोटा होगा। अभी बताएं कि 140 ग्राम का होता है, तो सेम के बिया 140 ग्राम का थोड़ा होता होगा, हाँ, उससे तो बहुत कम होता होगा। यानी कि 140 ग्राम का होता है, लेकिन डिजाइन जो उसका आकार जो होता है ना, वो कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। किसका? किडनी का, यानी ब्रिक का। समझा? इसकी क्रिया आप समझो, किडनी का अब काम क्या रहता है किडनी का। किडनी क्या करता है? हमारे शरीर में जितना भी ब्लड है ना, खून कितना 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में खून होता है, महिलाओं में ब्लड कम होता है। ये रक्त वाला भी वीडियो डाला जा चुका है, सारे वीडियो को डाला जा चुका है। ऑलमोस्ट बायोलॉजी का हमको लग रहा है कि 1-2 चैप्टर और बचे होंगे, बाकी सारे वीडियो को डाला जा चुका है। अगर आप ठीक से देख रहे हैं, अगर डे 1 से आप बायोलॉजी की वीडियो देख रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, या जो पढ़े होंगे पहले से उनको समझ आ रहा होगा कि हम क्या करें, ठीक है। तो हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। महिलाओं में ½ लीटर ब्लड थोड़ा कम होता है, समझे। वो ब्लड क्या होता है ना, ब्लड जो हमारे शरीर में जितने भी ब्लड है वो किडनी से होकर गुजरता है। कहाँ से? किडनी से होकर गुजरता है। किडनी में क्यों जाता है ब्लड जब किडनी में जाता है ना, तब किडनी क्या करता है? ब्लड को छानने का काम करता है, छानने की क्रिया करता है। उसी छानने की क्रिया को अपोहन कहते हैं, या इंग्लिश में डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस आप सुने होंगे ये, या अपोहन भी क्रिया सुनेंगे। अपोहन क्रिया क्या है? ब्लड जब हमारे किडनी से होकर गुजरता है ना, तो किडनी क्या करता है? ब्लड को छान लेता है। छानता क्यों है? ब्लड में जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है, यानी जितना भी कचरा है ना, उसको अब किडनी क्या करता है? अपने पास रख लेता है। और जो जितना भी फ्रेश ब्लड हो गया, यानी जितना भी जरूरत वाला चीज़ हो गया, जो न्यूट्रिशन हो गया हमारे शरीर के लिए, जो पोषक तत्व हो गए, जो सही हो गया, उसको क्या करेगा? शरीर में वापस भेज देता है। और जो कचरा जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है ब्लड में से, उसको क्या करेगा? अपने पास किडनी क्या करता है? अपने पास रख लेता है, जो उसे भी क्या करता है? मूत्र के मार्ग द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। समझे कि नहीं? यानी कि ये क्या कर रहा है? ब्लड को क्या कर रहा है ना? हाँ, ब्लड को छानने का काम कर रहा है, छानने की क्रिया करता है। इसी को क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोहन, या इंग्लिश में डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोहन करते हैं। देखो कि कभी कभी किसी को बीमारी हो जाता है ना, जैसे किडनी खराब हो गया है, तो उसको डायलिसिस वगैरह हॉस्पिटल में जा करता है। हॉस्पिटल में कैसे होता है? तो किडनी वाला ही एक मशीन रखा जाता है, जो जिसका काम किडनी की तरह होता है। अभी बताइए किडनी क्या काम करे? हमारे शरीर में से ब्लड कहाँ जाएगा? किडनी में। तो जिससे किडनी खराब है, उसको एक पाइप लगा देता है, लो शरीरों में से ब्लड क्या होता है? चल जाता है किस में? मशीन में। अब मशीन में क्या करता है? किडनी की तरह काम करेगा। वो क्या करेगा? ब्लड को छानेगा, छान को जो भी हानिकारक पदार्थ है वो रख के उसको बाहर निकाल देगा, और जो जरूरत वाला न्यूट्रिशन जितना भी पोषक तत्व है उसको क्या करेगा? शरीर में वापस भेज देगा। समझे कि नहीं? तो वो डायलिसिस की क्रिया अब हॉस्पिटल में होता है। जिसका किडनी खराब हो गया, वो बार बार जाता है हॉस्पिटल में, जाकर अपना डायलिसिस कराता है। वो डायलिसिस की क्रिया जो होता है ना, वो ज़्यादा दिन तक, वैसे मरीज ज़्यादा दिन तक टिकता ही नहीं है, ठीक है। वो टिकता नहीं, वो सीधे ऊपर चला जाता है। बहुत कम ही रेयर में होता है जिसका कौन बार बार जाकर यार बार बार ब्लड का अपना, क्योंकि किडनी काम है बार बार ब्लड को छानते रहना। अब हर एक सप्ताह में कौन जाएगा हॉस्पिटल में जाकर बार बार अपना किडनी को फ्रेश कराते रहिए मशीन द्वारा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं संभव हो पाता है। ये बड़े बड़े लोगों के पास ही हो पाएगा संभव, है ना। आम इंसान तो ऐसे जल्दी हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे मरीज जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब समझो इसकी बाहरी झिल्ली, बता चुके कि सारे अंग जो होता है कि सबके अंग का बाहरी झिल्ली होगा ही, किसी न किसी बाहरी झिल्ली का कोई ना कोई तो नाम होगा। जैसे हृदय का बाहरी झिल्ली है, फेफड़ा का बाहरी झिल्ली, सारे सबको बता चुके हैं पहले भी। अब इसकी किडनी की बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। यानी कि पूछेगा कि ब्रिक की बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। ब्रिक की पूछेगा, ब्रिक की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। अब यहाँ लिखे हैं इकाई। अब इकाई देखो, इकाई मतलब क्या होता है? जैसे कि पूरे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कोशिका होता है, सेल होता है। उसी तरह बताया था कि पूरे तंत्रिका यानी ब्रेन, बताया था कि ब्रेन की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है, ठीक है। न्यूरॉन देखो, इकाई मतलब क्या होता है? बार बार पूछ रही इकाई, यानी कि पूरा ब्रेन किससे बना होगा, यानी हमारे शरीर किससे बना होगा, यानी किस कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है कि नहीं? ये तो बच्चा क्लास का भी सब जानते हैं कि हमारे शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यानी कि वैसा छोटा भाग जिससे पूरा शरीर बना हो कोशिका, वैसा छोटा भाग जिससे पूरा ब्रेन बना उसको न्यूरॉन, और वैसा छोटा भाग जिससे पूरा किडनी बना हुआ है यानी ब्रिक बना हुआ उसे क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन। अब देखो न्यूरॉन और नेफ्रॉन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है।
तो नेफ्रॉन नेफ्रॉन याद करने का ट्रिक है। नेफ्रॉन किसकी छोटी इकाई है? किडनी का। तो नेफ्रॉन का देखो चीर फाड़ के क्रिया ब्रेन में जल्दी होगा। ब्रेन में चीर फाड़ के क्रिया, अभी इससे पहले ब्रेन वाला भी चैप्टर में बता चुके हैं कि ब्रेन अगर टूट गया यानी कि खोपड़ी फूटी, ब्रेन तक हवा लगा तो क्या होगा? इंसान खत्म हो जाएगा। यानी कि खोपड़ी के जो होता है हम लोग को ऊपरी की जो खोपड़ी है ना, वो टूट गया तो ब्रेन तक हवा लगी, यानी कि ब्रेन से छेड़छाड़ नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ब्रेन में सेंट्रोसोम बहुत ही रेयर पाया जाता है, बहुत ही कम होता है। सेंट्रोसोम का क्या काम था? कोशिकाओं का, नई कोशिकाओं का निर्माण करना है, यानी कि कोशिका विभाजन की क्रिया ब्रेन में नहीं होती है। ये सब टर्म जो बोल रहे हैं बार बार, कोशिका विभाजन क्रिया, सारी चीज़ों को पहले बता चुके हैं। अब जो पूछेगा कि ये बताइए क्या क्या है, तो पिटाने वाला काम है। ठीक है, आप अगर वीडियो नहीं देख रहे तो नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, कोशिका विभाजन छोटा शॉर्टकट में समझ लीजिए। कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि कोशिका का निर्माण करना, जल्दी जल्दी हमारे शरीर को ठीक होना। तो ब्रेन में, अगर ब्रेन में जो होता है चोट वगैरह लगता है तो जल्दी ठीक नहीं होता, बहुत रेयर ठीक होता है। यानी खोपड़ी फूटी तो आदमी फूट गया, किस्मत फूटा, आदमी चला गया। ठीक है, तो यानी फोड़ फाड़ वाला क्रिया ब्रेन में होगा? नहीं होगा। फोड़ फाड़ वाला क्रिया कहाँ हो पाएगा? किडनी में हो पाएगा, यानी फोड़ फाड़ वाला। तो फ से फोड़ फाड़ याद रखो, फ से नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन जो होता है, एक तो किडनी की सबसे छोटी इकाई, और यानी कि न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? इसमें बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि न्यूरॉन होगा कि नेफ्रॉन होगा। यानी कि फ्रॉन यानी कि फोड़ फाड़ वाला क्रिया किडनी में ही होगा, इसीलिए नेफ्रॉन किडनी की ही सबसे छोटी इकाई होगी। अब देखो बोमेन सपोर्ट लिखे है। देखो नेफ्रॉन में क्या होता है ना, नेफ्रॉन जो डिजाइन के बना रहता है ना, उसके ऊपर मुंह पर ऐसे कटोरा के समान एक डिजाइन बना रहता है। यानी कि नेफ्रॉन क्या, अभी बताएं कि सबसे छोटी इकाई है। किसकी छोटी इकाई है? किडनी की। उसके मुंह पे क्या होता है ना, एक कटोरा का समान बना रहता है, एक आकृति। कटोरा का समान बना आकृति वो किस काम के लिए होगा? देखो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया है कि ब्लड छानने काम करता है। तो ब्लड क्या होता है, उसी कटोरे में जाकर जमा हो जाता है। उसी कटोरे में आकर ब्लड जमा हो रहा है, ब्लड आकर रुक रहा है, तो अब ब्लड उसमें रह रहा है, उसको छन के निकल रहा है। जो कचरा हो जाएगा ऊपर रुक जाएगा, जो छन गया निकल गया, जितना भी जो हमारा न्यूट्रिशन हो गया यानी पोषक तत्व तो जितना भी वो वापस शरीर में चल जाएगा, शरीर में मिल जाएगा, शरीर के लिए जरूरी वाला हो गया। और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर की जरूरत नहीं है, कचरा हो गया, वो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, मूत्र के रूप में बाहर निकल जाएगा। समझ आया? तो जो न्यूरॉन के जो नेफ्रॉन के जो ऊपर का जो उसके ऊपर मुंह पर जो आकृति बनी हुई रहती है ना, उसी आकृति को बोलते हैं बोमेन सपोर्ट। यानी कि नेफ्रॉन के मुंह पर बनी आकृति को क्या बोलते हैं? बनी आकृति क्या बोलते हैं? बोमेन सपोर्ट। जिस बनी आकृति कटोरा का समान रहता है, किस समान रहता है? कटोरा का समान रहता है। ठीक है, कटोरा का समान रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बोमेन सपोर्ट करते हैं। अब देखो मूत्र में उपस्थित तत्व है। अभी बताएं कि मूत्र में क्या क्या रहता है। अभी बताएं मूत्र में क्या क्या रहता है। अभी बताया ना, जल रहता है और क्या है? यूरिया रहता है। इसी बताया कि होता हमारे शरीर में अमोनिया, लेकिन अमोनिया को यूरिया में बदल देता है कौन? लीवर बदलता है यूरिया में। यानी कि ये 90 से 95% ये रहता है, क्या रहता है? जल, और 5 से 10% क्या रहता है? यूरिया रहता है। समझ आया? यूरिया यानी पूछ रहा है कि मूत्र में उपस्थित तत्व क्या क्या, यहाँ लिख देंगे जल प्लस यूरिया। ठीक है, जल और यूरिया। समझ आए कि नहीं? जल और यूरिया ठीक रहता है। कितना रेशियो रहता है वो भी बता चुका। अब पीएच मान अभी बताया है कि देखो अभी भी दिख रहा है, अभी भी जस्ट पहले थोड़ा देर पहले बताया है कि यूरिया जो यानी मूत्र जहाँ हम बार बार त्यागते हैं या जहाँ मूत्र हम पेशाब जहाँ करते हैं बार बार, वो जगह खदर के टूट के गिर जाता है। क्यों टूट जाएगा? एसिड होगा तब ना। हाँ, तो इसका पीएच मान होता है 4.8। देखो पीएच मान पहले भी बता चुके हैं कि 0 से लेकर 14 तक एक स्केल होता है, उस पर लिखा रहता है, बीच में 7 रहेगा, 0 से लेकर 14 तक। जो 7 से कम होगा जिसकी भी रेशियो, यानी जैसे अभी क्या लिखे हैं 4.8 लिखे हैं, वो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। और 7 से जितना भी ऊपर होगा उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ठीक है, यानी कि अभी लिखे हैं 4.8 होता है मूत्र का पीएच मान। ठीक है, तो यानी क्या हो गया? वो एसिड हो गया। ऐसे भी एसिड पता है कि एसिड खदराने वाला काम करता है। एसिड फेंक दो तो कहीं भी गिर जाएगा तो खदर जाएगा। ठीक है ना? अब इसका पीएच मान कितना है? 7.8। यानी कि क्या हो जाएगा? ये एसिडिक हो जाएगा कि नहीं? एसिड है कि नहीं? अम्लीय हो जाएगा। अब इसका रंग पीला होता है यूरिक्रोम के कारण। देखो मूत्र थोड़ा थोड़ा पीला कलर का दिखता है कि नहीं? अब इसका रंग क्या होता है? पीला कलर का होता है। क्या होता है? रंग जो होता है पीला कलर का, मूत्र का रंग। ठीक है, मूत्र का रंग जो होता है, मूत्र का रंग जो होता है पीला रहता है। किस कारण? यूरिक्रोन। देखो यूरिन जो होता है, सिंपल भाषा में याद रखो, यूरिन जो होता है यूरिक्रोन के कारण, यूरिक्रोन के कारण पीला होता है। समझे कि नहीं? यूरिन किस कारण होता है? यूरिक्रोन के कारण पीला होता है। लेकिन पूछ देता है कभी कभी मल का रंग पीला क्यों होता है ना? ये तो मान लो कि पीला है, मूत्र का रंग पीला है यूरिक्रोन का कारण, लेकिन मल क्वेश्चन पूछ देगा मल का रंग पीला हो जाता है, ये यूरिक्रोन के कारण नहीं होगा। इसको याद है, ये किस कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलिरुबिन
बिलिरुबिन के कारण क्या होता है, पीला कलर का होता है, समझ रहे। यानी कि मल पूछेगा तो बिलिरुबिन के कारण, मूत्र पूछेगा यानी कि यूरिन पूछेगा तो यूरोक्रोन के कारण। देखो कभी कभी क्या होता है ना, बिलिरुबिन हमारे शरीर में जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना, ज़्यादा बढ़ जाता है, देखना आँख भी पीला दिखने लगता है, शरीर भी पीला पीला दिखने लगता है, पेशाब करो तो पीला, मल तो पीला निकलबे करता है, ठीक है, उसका तो कोई बात नहीं है, वो तो सबको पता है, ठीक है। तो शरीर पूरा पीला हो जाता है, आँख भी पीला हो जाता है, ठीक है, पेशाब वगैरह भी पीला कलर का निकलने लगता है। तो वो कब आता है, ऐसे 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 स्थिति कब आती है? जॉन्डिस नाम सुना है, जॉन्डिस बीमारी या पीलिया रोग उसको बोलते हैं, जॉन्डिस बीमारी। उसमें क्या होता है, जॉन्डिस बीमारी देखा जिसको बोलते हैं जॉन्डिस हो गया, उसका आँख पीला पीला हो जाता है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके शरीर में बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि अब से किसी को भी जॉन्डिस या पीलिया रोग हो रहा है तो उसको बोलना है उसके शरीर में पीलिया यानी जो बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ गया। बिलिरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, मल तो पीला रंग हो ही रहा था, आँख भी पीला हो जाएगा, शरीर भी पीला पड़ने लगेगा, मूत्र भी पीला होने लगेगा, सब ज़्यादा पीला होने लगेगा, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर में बिलिरुबिन अधिक बढ़ जाता है, इसके कारण पीलिया रोग भी, उसको पीलिया रोग या जॉन्डिस रोग भी कहते हैं, समझे। चलो ठीक है, इसका इलाज वगैरह भी पता है सब किसी को। इसका इलाज डॉक्टर के पास जाइए, हम कोई डॉक्टर है नहीं कि इलाज बता दे, हम बता दें आप उसी टोटरम को आप जाने लगेंगे और कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप बेहतर रहेगा आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, ठीक है, हमसे नहीं पूछिए, ठीक है। जहाँ तक हमको पढ़ाने की चीज़ है बता चुके हैं, ठीक है, समझिए। यानी आज हम लोग क्या पढ़े लो, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़े लो। उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा देखें, प्रमुख अंग देख लीजिए, इसमें फेफड़ा, यकृत, मलाशय, त्वचा और किडनी के बारे में समझे, ठीक है। उसका भार, आकार, क्रिया, बाहरी झिल्ली समझे, इकाई क्या है, बोमेन सपोर्ट के बारे में समझे, मूत्र में क्या क्या रहता है, जल और यूरिया इसको समझे, ठीक है। रंग समझे, उसका कलर क्या होता है, मल का रंग पीला क्यों होता है, सारी चीज़ों को आप डिटेल में समझे। इस पूरे वीडियो को आप बढ़िया से देखें, इसको अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो फिर बार बार इसको वीडियो को देखें। और हमको आशा है कि एक बार में समझ आ ही जाता होगा, क्योंकि इसको बहुत ही ईजी भाषा में समझाया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को समझ नहीं आ सका, ठीक है। और थोड़ा वीडियो को थोड़ा अपलोड करने में थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि इसका एकमात्र कारण है, आपको भी पता है रमज़ान का महीना चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लेट से जा रहा है और लेट से अपलोड किया जा रहा है, क्लास वगैरह थोड़ा कम चल रहा है क्योंकि रमज़ान चल रहा है, रमज़ान का महीना, और इसी वजह से रात में वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। थोड़ा सा आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी किसी क्लास में दूसरी किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। चलिए ठीक है, फिर कभी दूसरे किसी क्लास में मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो के साथ। इसको देखते रहें और जहां आपको डाउट लग रहा है, जहां दिक्कत लग रहा है, आप कमेंट करें। कमेंट करेंगे तब हमको समझ जाएगा कि कहाँ आपको किस तरह का डाउट फंस रहा है, किस तरह का आपको ज़रूरत है पढ़ने की। और जिसको नहीं पढ़ने वाले हैं उसको तो वीडियो की ज़रूरत भी नहीं है, आप वीडियो नहीं भी देखें तो अच्छा ही रहेगा। जो पढ़ने वाले हैं वो वीडियो ज़रूर देखेंगे, ज़रूर समझेंगे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही वीडियो बनाया जाता है। नहीं पढ़ने वाले वो आप लाख वीडियो बनाए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए आप देखते रहेंगे, धन्यवाद।